वैष्णवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 2017-18 में हुआ है उसका प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे गुरुमुखी पंजाबी है ना, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उसी तरह हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बघेली बोली का क्षेत्र है। वो रीवा बघेली बोली का क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 3 है, रामचरितमानस लिखी गई है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 4 है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से ही होती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास जी के द्वारा सूरसागर लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन के अनुसार कबीर की भाषा साधुकड़ी है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। वहीं श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रविदास रैदास का दूसरा नाम या मूल नाम है। प्रश्न क्रमांक 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत 1375 से 1700 आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल है। वहीं संवत 1050 से 1375 आचार्य शुक्ल आदिकाल या वीरगाथा काल मानते हैं और संवत 1700 से 1900 तक के समय को रीतिकाल मानते हैं तथा संवत 1900 से अब तक के समय को आचार्य शुक्ल आधुनिक काल या गद्य काल मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो कबीर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हमें कथन मिलता है निर्गुण संप्रदाय के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? जायसी भक्ति काल के अंतर्गत हमने भक्ति काल को निर्गुण सगुण में बांटा। इसके बाद सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरीके से निर्गुण संप्रदाय में संत काव्य तथा प्रेमाख्यान परंपरा चली थी, जिनमें से जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विजदेव रीतिकाल के रीतिमुक्त परंपरा के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है मधुमालती। ये भी एक सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का ग्रंथ है। प्रश्न क्रमांक 14 है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है दोहा कोश। प्रश्न क्रमांक 15 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इसका समय संवत 1050 से 1375 मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, गोरखबानी का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का संपादन किया है। प्रश्न क्रमांक 17 है, नंद ब्रज लीजे ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्तियां सूरदास की हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 सिद्ध माने गए हैं तथा नाथों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न क्रमांक 19 है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो हमारी बघेली हो गई, अवधी हो गई और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें हम ABC ट्रिक से याद किए हैं। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। प्रश्न क्रमांक 20 है, अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो शंकराचार्य को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है?
तो अलवारों की संख्या 12 मानी गई है तथा नैनारों को अगर पूछेगा तो उनकी संख्या 63 मानी गई है। प्रश्न क्रमांक 22 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां किसकी द्वारा लिखी गई हैं? तो रैदास के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीर के अलावा हमें भक्ति काल के कई ऐसे संत कवि हैं जिनकी बानी, जिनकी रचनाएं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलेंगी। प्रश्न क्रमांक 24 है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 25 है, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो स्वामी हरिदास को सखी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसी रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 29 है, महादेवी वर्मा की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा की यामा कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो ये आगे की रचना है असाध्य वीणा। प्रश्न क्रमांक 31 है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। प्रश्न क्रमांक 32 है, शुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है शुकुल की बीवी। प्रश्न क्रमांक 33 है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो अज्ञे ने अपने जीवन काल में 4 तार सप्तकों का संपादन किया था, जिसमें से पहला जो तार सप्तक था उसका समय 1943 है, दूसरे का 1951 है, तीसरे का 1962 है और चौथे तार सप्तक का संपादन किया था 1979 में। प्रश्न क्रमांक 34 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसमें कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें से पहला सर्ग है चिंता और अंतिम यानी 15वां सर्ग है आनंद। प्रश्न क्रमांक 35 है, निर्मला किसका उपन्यास है? तो उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न क्रमांक 37 है, अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती का यह एक गीति नाट्य है अंधा युग। प्रश्न क्रमांक 38, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। प्रश्न क्रमांक 39, विशाल भारत के संपादक। विशाल भारत एक पत्रिका है जिसके संपादक पूछा गया है, तो इसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। प्रश्न क्रमांक 40 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यहीं अगर आपसे पूछा जाएगा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, अगर नहीं पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या बोलते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। प्रश्न क्रमांक 41 है, मन्नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्ति है? तो ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 42 है, सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। प्रश्न क्रमांक 43 है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है या एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा रचनाकार जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी
राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 44, ताई कहानी के लेखक कौन हैं? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। प्रश्न क्रमांक 45, परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। प्रश्न क्रमांक 46 है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद्र की कहानी है पूस की रात। प्रश्न क्रमांक 47, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो हम सबको पता है गोबर, होरी, धनिया, झुनिया ये सब प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास के पात्र हैं और गोदान को प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास, अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 48 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध है? तो सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 49 है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा एक नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न क्रमांक 50 है, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो बाणभट्ट उपन्यास की पात्र है निपुणिका। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा ये सभी चारों उपन्यास किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन काल में इन्हीं 4 उपन्यासों की रचना की है, हम याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 51 है, परिति परिकथा किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें हम आंचलिक उपन्यासकार के नाम से जानते हैं, उनकी रचना है परिति परिकथा। इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। प्रश्न क्रमांक 52 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो आचार्य विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मक काव्यम। प्रश्न क्रमांक 53 है, उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। उदात्तता का सिद्धांत लोंजाइनस के द्वारा दिया गया था। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है और टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 54, यहाँ हमें इलियट का ही सिद्धांत पूछ लिया गया। इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अभी हमने जाना निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का है। और कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 55 है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती। प्रश्न क्रमांक 56 है, सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि का नाम है? तो हमने पढ़ा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हम अमूमन इनका पूरा नाम ही पढ़ते हैं। तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि है। प्रश्न क्रमांक 57 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है, जाह्नवी कहानी के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न क्रमांक 59 है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में निवास करने वाले मुस्लिमों के बारे में चित्रण किया गया है। कई बार ऐसा पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 60 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? तो हम सबको पता है उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इस अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। प्रश्न क्रमांक 61 है, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्यकृति है? तो मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें इन्होंने संस्कृत के महाकवि कालिदास को एक तरीके से पात्र के रूप में चित्रित करने का काम किया है। प्रश्न क्रमांक 62 है, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न क्रमांक 63 है, अर्धकथानक किसकी की आत्मकथा है?
तो इस प्रश्न में कुछ त्रुटि होने के कारण इसे डिलीट किया गया है और हम लोग जानते हैं कि अर्धकथानक ये पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य की मानी जाती है जो कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न क्रमांक 64 है, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है सदाचार का ताबीज। हरिशंकर परसाई को हम हास्य व्यंग्यकार के रूप में ज़्यादातर जानते हैं। तो इसमें हरिशंकर परसाई और शरद जोशी ये दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है और ये दोनों हास्य व्यंग्य लेखन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 65 है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन हैं? तो महाकवि निराला की ये कविता है जागो फिर एक बार। प्रश्न क्रमांक 66 है, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो हम लोग बालकृष्ण शर्मा नवीन ही इनका अमूमन पूरा नाम पढ़ते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा का ही उपनाम है नवीन। और माखनलाल चतुर्वेदी को हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 67 है, नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल। इसके अलावा इन्होंने मानस का हंस, महाकाल और भी ऐसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 68 है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। प्रश्न क्रमांक 69 है, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अपूर्ण या अधूरा उपन्यास है जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। प्रश्न क्रमांक 70 है, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो ऑप्शन के अनुसार भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। और पिछले ऑप्शन में हमने इनकी एक कविता देखी थी सतपुड़ा के घने जंगल। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है गीत फरोश। फिर है प्रश्न क्रमांक 71, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हमने चारों तार सप्तकों का समय देखा है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन होता है। पहले का 1943 में, दूसरे का 1951 में, तीसरे का 1962 में और चौथे का 1979 में। प्रश्न क्रमांक 72 है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है परमात्मा का कुत्ता। प्रश्न क्रमांक 73 है, ब्राह्मण न तो किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न पर पलता है। ये कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त है, इससे ये कथन लिया गया है। और ये कथन इस नाटक के एक पात्र चाणक्य हैं उनका है। प्रश्न क्रमांक 74 है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो आचार्य केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। और केशवदास से रीतिकाल की शुरुआत डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। नगेंद्र का कहना है कि रीतिकाल की शुरुआत केशवदास से हुई है और आचार्य शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 75 है, जूठन के लेखक कौन हैं? तो जूठन दलित विमर्श पर आधारित एक कहानी है जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न क्रमांक 76 है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है चाक। प्रश्न क्रमांक 75 के जो भी राइटर हैं आप इन्हें ध्यान रखिएगा। सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल और माता प्रसाद ये सभी दलित विमर्श से संबंधित रचनाकार हैं। कई बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार दलित विमर्श से संबंधित है या नहीं। माता प्रसाद की एक आत्मकथा है झोपड़ी से, है ना, ऐसे कुछ है, झोपड़ी से राजभवन, माता प्रसाद की आत्मकथा है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 77 है, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है कही ईश्वरी फाग।
प्रश्न क्रमांक 78 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ये निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम एक ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 79 है, 8वां सर्ग किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक है 8वां सर्ग। सुरेंद्र वर्मा अमूमन पौराणिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 80 है, साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो भोपाल से प्रकाशित होती है साक्षात्कार पत्रिका। प्रश्न क्रमांक 81 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दिए गए प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार। और पूछा जाता है कब से कब तक ये संपादन किए थे सरस्वती का? तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को भाषा की शुद्धता और व्याकरण की शुद्धता के नज़रिए से हम हिंदी साहित्य में याद करते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। प्रश्न क्रमांक 82 है, सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले मिथक शब्द का प्रयोग किया था। जो हमारे यहाँ कहावतें ऐसे चलती रहती हैं, पुरानी कहावतें किसी भी चीज़ की उत्पत्ति से लेकर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिथक बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह में किसी भगवान की पूजा ही क्यों होती है, तो उसके लिए अपना एक मिथक है। तो उस मिथक शब्द का उपयोग किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले किया है। प्रश्न क्रमांक 83 है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई जो कि एक हास्य व्यंग्यकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। प्रश्न क्रमांक 84 है, निज भाषा उन्नति है अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई ये काव्य पंक्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक 85 है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही नाम से। प्रश्न क्रमांक 86 है, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, उसमें से एक है क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न क्रमांक 87 है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित की गई थी, कवि वचन सुधा पत्रिका। प्रश्न क्रमांक 88 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। प्रश्न क्रमांक 89 है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका कथन है? तो ये आचार्य मम्मट का कथन है। प्रश्न क्रमांक 90 है, काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु माने गए हैं मुख्यतः। प्रश्न क्रमांक 91 है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो आचार्य शंकुक का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय से संबंधित है। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा निष्पत्ति रसः, इसकी व्याख्या शंकुक ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत की थी। प्रश्न क्रमांक 92 है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसके जो 4 रूप हैं उनके भी रूप पूछ लिए जाते हैं, जैसे सात्विक, कायिक, ऐसे ये करके 4 अनुभाव हमारे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा चारों अनुभावों को। प्रश्न क्रमांक 93 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न क्रमांक 94 है, रीतिरात्मा काव्यस्व किसका कथन है? तो वामन का कथन है, रीतिरात्मा काव्यस्व, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है।
प्रश्न क्रमांक 95 है शब्दार्थो सहिता काव्यम, यानी शब्द और अर्थ यानी अर्थ सहित शब्द क्या है, काव्य है। तो ये किसका कथन है, भामा का कथन है। प्रश्न क्रमांक 96 है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्यते, किसका कथन है, तो दंडी का कथन है। प्रश्न क्रमांक 97 है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किसका कथन है, तो पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। इन कथनों को आप लोग बार बार पढ़िएगा ताकि आपकी स्मृति में हमेशा के लिए ये सब कथन सेव हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 98 है तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 12 ग्रंथ तुलसी के प्रमाणिक माने गए हैं। प्रश्न क्रमांक 99 है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। आज का 100वां प्रश्न है हमारा केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है, तो कवि प्रिया केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। तो हम 100 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। इस प्रश्न पत्र में उस समय 200 प्रश्न आते हैं, हम सभी प्रश्नों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है, तो हम ऊपर के प्रश्न जब पढ़ रहे थे उनकी व्याख्या के रूप में हमने बताया भी है आपको कि आचार्य शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र आचार्य केशवदास से रीतिकाल की शुरुआत मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 102 है कौन सी काव्यकृति घनानंद की नहीं है, तो श्रृंगार शिक्षा घनानंद की रचना नहीं है, जबकि विरह लीला, सुजान सागर और रसकेली वल्ली ये तीनों घनानंद की कृतियां हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान और घनानंद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से था। प्रश्न क्रमांक 130 अड़िमा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न क्रमांक 104 नीरजा के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा की कृति है नीरजा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा ये सभी महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। प्रश्न क्रमांक 105 है युग की गंगा किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा। प्रश्न क्रमांक 106 है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 107 है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है एक निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है, तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, निबंध भी है और निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंधकार माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 108 है आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है, तो आधे अधूरे नाटक में जो मुख्य स्त्री पात्र है वो थी सावित्री थी, है ना। और इसी नाटक में पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 इन सब की बात होती है। और ये आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न क्रमांक 109 में अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है, तो अमृतलाल नागर का अग्निगर्भा उपन्यास में दहेज समस्या के बारे में चित्रण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 110 है इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, तो हमने ऊपर के ही प्रश्नों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के चारों उपन्यासों के बारे में जाना है। इनमें से सत्याग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, जबकि चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये सभी किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। प्रश्न क्रमांक 111 है भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो भारतेंदु नहुस को हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 112 है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, तो मयंक मंजरी भारतेंदु का नाटक नहीं है, जबकि अन्य नाटक सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम योगिनी ये तीनों भारतेंदु के द्वारा रचित नाटक हैं। प्रश्न क्रमांक 113 है सद्यम परिनिर्वृत्ते
कांता समेत योपदेश युजे कथन किसका है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कथन। काव्यम यशेषे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये कांता समेत ना। तो ये कथन हमें मम्मट का कथन है। मम्मट ने इस कथन में काव्य के प्रयोजन बताए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 114 है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। ये रस की निष्पत्ति से संबंधित ही भट्ट लोलट का सिद्धांत है, हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 115, आचार्य आनंदवर्धन ने किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य और इसके अलावा रस, ये सभी भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हमें 6 संप्रदाय पढ़ने होते हैं। तो आप लोग 6 संप्रदायों का नाम और उनके प्रवर्तक याद रखिएगा, हमसे पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 116, आचार्य शंकोक किस मत के प्रवर्तक हैं? तो आचार्य शंकोक का अनुमितिवाद ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी था। आचार्य शंकोक ने चित्रतुरंग है ना, चित्रतुरंग न्याय की भी बात की है ना। तो ऊपर हमसे पूछा गया था चित्रतुरंग से संबंधित किसका सिद्धांत था? तो आचार्य शंकोक का अनुमितिवाद था। इसके अलावा अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का था। भुक्तिवाद की अगर हम बात करें तो ये भट्ट नायक का था। और उत्पत्तिवाद की बात किया जाए तो भट्ट लोलट का सिद्धांत है। और ये चारों सिद्धांत भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसकी व्याख्या से संबंधित है, हमें ध्यान रखना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 117, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऊपर हमने व्याख्या में देखा था एक प्रश्न की कि क्रोचे का सिद्धांत क्या है? अभिव्यंजनावाद। प्रश्न क्रमांक 118 है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो कौन मानता है? आइए रिचर्ड्स मानते हैं। प्रश्न क्या है कि किस आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो ये है आइए रिचर्ड्स। प्रश्न क्रमांक 119, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो नई कविता और अस्तित्ववाद ये रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न क्रमांक 120 है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 121 है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही, यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक बार और कथन देख लेते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही, यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न क्रमांक 122 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रीतिकाल के कवि बिहारी की है। 123 नंबर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, किसका पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 124 है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद ये विद्यापति की रचना नहीं है, जबकि कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली ये विद्यापति की रचना है। विद्यापति को आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। प्रश्न क्रमांक 125 है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक संत कवि नहीं हैं। दादू, सुंदरदास और कबीरदास ये तीनों भक्ति काल के संत कवि हैं, जबकि श्रीधर पाठक का संबंध आधुनिक काल से है। प्रश्न क्रमांक 126 है, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास का संबंध अष्टछाप से नहीं है। तो विट्ठलनाथ ने अपने और अपने पिता वल्लभाचार्य के
4 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवियों में नंददास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं और रैदास अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। और ये अष्टछाप के 8 कवि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। प्रश्न क्रमांक 127 है, विसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो नरपति नाल की रचना है विसल देव रासो। प्रश्न क्रमांक 128 है, पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ का राजा थे? तो चित्तौड़गढ़ का राजा था राजा रतन सेन। प्रश्न क्रमांक 129 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो बरबय रामायण ये तुलसीदास जी की रचना है। ध्यान रखेंगे, बरबय रामायण तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 130 है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रश्न क्रमांक 131 है, सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान नाम था। ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 132 है, मध्वाचार्य का मत कौन सा है? तो मध्वाचार्य का मत है द्वैतवाद। द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शुद्धाद्वैतवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका है? वल्लभाचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद की बात करते हैं तो ये किसका है? निम्बार्काचार्य का है। फिर प्रश्न क्रमांक 133 है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिए टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये किसका कथन है? तो ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ जो संत थे कुंभनदास, उनकी पंक्तियाँ हैं ना। कुंभनदास को राजधानी से बुलावा आता है, तब वो राजधानी पहुँचते हैं और राजा के सामने ये कथन बोलते हैं ना। अकबर उन्हें बुलाता है। प्रश्न क्रमांक 134 है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। प्रश्न क्रमांक 135 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है ना। तो शुक्ल जी ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा है। प्रश्न क्रमांक 136 है, चाह नहीं। प्रश्न क्रमांक 136 है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा और ये पंक्तियां हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। प्रश्न क्रमांक 137 है, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें से बाला बोधनी स्त्री विषयक पत्रिका थी ना। स्त्रियों को केंद्र में रखकर लिखी जाती थी ना, स्त्री यानी बालिकाओं, स्त्री और बालिकाओं को। प्रश्न क्रमांक 138 है, परिमल किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है परिमल। प्रश्न क्रमांक 139 है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न क्रमांक 140 है, आत्मजयी किसकी कृति है? तो कुंवर नारायण की कृति है आत्मजयी। प्रश्न क्रमांक 141 है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो अनामिका सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह नहीं है। जबकि पल्लव, ग्रंथि और गुंजन ये तीनों किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रह हैं। अनामिका निराला का काव्य संग्रह है। प्रश्न क्रमांक 142 है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के अंतर्गत सोहनलाल द्विवेदी आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, दिनकर आते हैं।
नागार्जुन नहीं आते। नागार्जुन किसके अंतर्गत आते हैं? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर्गत आएंगे, मुख्यतः प्रगतिवाद के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 143 है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्ति है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास रचना है उसकी पहली ही पंक्ति है। प्रश्न क्रमांक 144 है, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है और उनकी प्रथम रश्मि कविता से ही ली गई है। प्रश्न क्रमांक 145 है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी उपन्यास है, किसका? श्रीलाल शुक्ल का। प्रश्न क्रमांक 146, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद की ये एकांकी है, एक घूंट। प्रश्न क्रमांक 147 है, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो श्याम सुंदर दास का है साहित्यालोचन। प्रश्न क्रमांक 148 है, जीप पर सवार इलियां किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? तो शरद जोशी की रचना है जीप पर सवार इलियां। प्रश्न क्रमांक 149, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ ये क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न क्रमांक 150, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है शेखर एक जीवनी, किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 151, उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है, वापसी क्या है? कहानी है, जिसका मुख्य पात्र गजाधर बाबू रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 152 है, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है अज्ञे का, अरे यायावर रहेगा याद। प्रश्न क्रमांक 153, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? अनदेखे अनजान पुल नरेश मेहता का नहीं है, जबकि दो एकांत, डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन ये तीनों किसके हैं? नरेश मेहता के उपन्यास हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 154, काव्यादर्श का रचनाकार कौन है? तो काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी ने की थी। प्रश्न क्रमांक 155, प्राकृत पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 156, कीर्तिलता की भाषा क्या थी? तो अवहट्ट भाषा में लिखा गया था। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की रचना है। प्रश्न क्रमांक 157 है, उलट बासियाँ किसने लिखी है? तो ऑप्शन के अनुसार कबीर दास जी ने उलट बासियाँ लिखी हैं। प्रश्न क्रमांक 158 है, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं ग्वाल। 159 है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति काल में 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। प्रश्न क्रमांक 160, ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, ए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो, ये किसका कथन है? तो ये देव का कथन है। देव भी रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 161, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो गारसा दा तासी ने औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, इसलिए इन्हें हम इतिहासकार के रूप में जानते हैं। 162 नंबर है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आता हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका यानी तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कौन बोलता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। 163 नंबर प्रश्न है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है? किसकी रचना की पंक्ति है? तो धूमिल की मोचीराम कविता की ये पंक्तियाँ हैं।
प्रश्न क्रमांक 164 है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये गीत फरोश कविता की पंक्तियाँ हैं, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कविता है। प्रश्न क्रमांक 165 है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। 166 है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 167 है, भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भाषा पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा भाषा पत्रिका निकाली जाती है। इसके अलावा हमें ये सारे संस्थान याद कर लेना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में है और दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 168 है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त छायावाद के नहीं द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। प्रश्न क्रमांक 169, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत, और युगांत से ही हम छायावाद का अंत मानते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। 170 नंबर प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न क्रमांक 171 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार 2 वर्ष 7 माह में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने पूर्ण की थी। प्रश्न क्रमांक 172, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? यानी निराला की कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? तो तुलसीदास निराला की प्रबंधात्मक रचना है, जबकि सरोज स्मृति निराला का शोक गीत माना जाता है। कुकुरमुत्ता उनकी प्रगतिवादी रचना है और नए पत्ते भी निराला की एक अन्य रचना है। प्रश्न क्रमांक 173 है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? ना इन पंक्तियों की जो पंक्तियां हैं, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, इन पंक्तियों से कैसा भाव आता है? तो रहस्यवाद पर आधारित ये पंक्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक है 174, ना जाने ढुलक ओश में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो पंत की मौन निमंत्रण एक कविता है, उसकी ये पंक्तियां हैं, ना जाने ढुलक ओश में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। प्रश्न क्रमांक 175 है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ना हमें इसी ही पेपर में ऊपर पूछा गया था सुदामा चरित किसकी रचना है? तो हमने बताया था नरोत्तम दास, और यहाँ उल्टा करके पूछ लिया गया कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुदामा चरित। प्रश्न क्रमांक 176 है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो कायाकल्प प्रेमचंद का उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, जबकि गोदान, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि ये तीनों में किसान जीवन की छवि देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 177 है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार हैं। जबकि अगर हम अज्ञेय और जैनेन्द्र की बात करते हैं तो ये दोनों मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न क्रमांक 178 है, अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? तो अमृतलाल नागर ने कई ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिनमें किसी महापुरुष की जीवनी का चित्रण किया गया है ना, और ऑप्शन में हमें ऐसा उपन्यास बताना है जिसमें किसी की जीवनी पर आधारित नहीं है, तो वो उपन्यास है सुहाग की नुपुर। मानस के हंस में इन्होंने
तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 179 है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है आपका बंटी। प्रश्न क्रमांक 180 है, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? तो मार्कंडे नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं थे, जबकि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश इन तीनों का संबंध नई कहानी आंदोलन से है। प्रश्न क्रमांक 181 है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन है। और पूछा जाए किसके द्वारा कहा गया है? तो चाणक्य ने यह कथन बोला है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 182, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र को हम रसवादी आलोचक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 183 है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। प्रश्न क्रमांक 184 है, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो विचार के क्षण डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। कौन कौन से हैं? विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण और विचार और विवेचन, ये तीनों डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न क्रमांक 185 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक थे। प्रश्न क्रमांक 186 है, कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? पुनः ये क्वेश्चन पूछा गया और हमें पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुल 4 ही उपन्यास हैं। इनमें से वयम रक्षाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा और चौथा पुनर्नवा, ये चारों हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। प्रश्न क्रमांक 187 है, महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है? मतलब किस तरीके का उपन्यास है? तो राजनीतिक उपन्यास है महाभोज मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास का स्वयं नाट्य रूपांतरण भी किया था। प्रश्न क्रमांक 188, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो ये उषा प्रियमवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। प्रश्न क्रमांक 189 है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। प्रश्न क्रमांक 190 है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी नाटक लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 191 है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। ऊपर हमने मोहन राकेश के 2 और नाटक पढ़े थे, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न क्रमांक 192 है, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो समय है सहचर, ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है, बच्चन की नहीं। बच्चन की आत्मकथा का एक भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, ऊपर के प्रश्न में हमें मिला था। बाकी भाग हैं नीड का निर्माण फिर, बसीरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी बच्चन की आत्मकथा के खंड हैं। बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 193 है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभा दास की रचना है भक्तमाल। प्रश्न क्रमांक 194 है, काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। प्रश्न क्रमांक 195, कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रोचे का सिद्धांत है कला के लिए। प्रश्न क्रमांक 196 है, किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? तो इलियड काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 197, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है।
198 नंबर प्रश्न, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में अंत में अपनी वंश परंपरा के बारे में भी बताया है। प्रश्न क्रमांक 199, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो भोज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। प्रश्न क्रमांक 200 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये चौपाई छंद में ये पंक्तियां हैं। तो आज हमने 2017-18 का जो प्रश्न पत्र था उसके 200 प्रश्नों को हल किया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। हमने प्रश्नों की बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं देखी, वन लाइनर प्रश्न थे और उसी तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर बस अभी हमने देखा है। हाँ, कभी हम टॉपिक वाइज विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्न लाएंगे। अगली क्लास में हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2022 का पेपर हुआ था उसके साथ हमें मिलेंगे। आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी। सभी को धन्यवाद।